वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुवत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उसी स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी? वो जान गया था कि रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, कामरान ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भींचे 7 हिस्सों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी जितनी उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को उससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जे मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता कि मैं खामखाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊं या ना आऊं। असजद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुटला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं और ऐसी बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी उतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं बाकी गलत सोच रहा हूं, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूं। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं अपनी बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता।
बाज दफा मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो, तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी, उसका लहजा अब भी उतना ही सर था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर करते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की, असजद ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कतईयत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है कि आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ न बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती, बेनियासी, नाराजी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूं और ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीजा सर अंजाम दें। सच यही है कि फर्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें। हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क था, मगर उस वक्त पहली बार असजद को यह फर्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने आप से 18 साल बड़ी लगने लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्र में चली गई थी। वो खुद एक बार फिर ब्रिटेन में आ गया था। टांग पर टांग रखते असजद के चेहरे पर नजरें जमाए उसी बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतजिर थी। असजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजद का दिन नहीं था। असजद ने एतराफ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का उनसर था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के उनसर ने असजद को मजीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं यकीनन। उसने तीनों लफ्जों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा, तुम जानती हो मेरे नजदीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं जरूरत से ज्यादा हसास हो जाता हूं। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूं ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है।
وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ازجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود ٹیکسی سے میوزک کی آوازیں باہر لان تک آ رہی تھیں۔ باہر موجود کوئی بھی شخص ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان جاتا۔ ٹیکسی میں موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا تو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانوں کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹس، چمچے بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگز کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور 3 مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگز استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلوز کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور اس بار وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں افغان سے خریدی تھی۔ تینوں مواقعوں پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا، جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگز کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپل سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ ایلوس پریسلی سٹائلز کے کالر والی ایک چیک دار ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بےہودہ سی سرمئی جینس پہنے ہوئے تھا، جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈیبیا میں موجود باقی ڈرگز کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگز کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگز کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت نشے میں پوری طرح دھت کارپیٹ پر اوندھے سیدھے پڑے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے پرسوچ انداز میں ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھنے لگا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اسے جاکرز پہنے
उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेट कर गिरा बांधी, फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियां उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक कर रह गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून। वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए उस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल उस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए भी मुमकिन था भी नहीं। फखरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में उसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम, उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नजरें उस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो अब सेट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बैट अगर ये उस वक्त मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी उस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उसकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था। वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18वां होल पर खेले जाने वाला गोल्फ मैच याद आया। रफ में तफाकत गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने जुबैर को महवे हयात कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 18 होल के खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेले जाने वाली शॉट ने अगर उसे महवे हैरत किया था तो सालार सिकंदर के पटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उसके होल के दरमियान मौजूद फासले को नापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते हुए सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो गोल्फ कार्ट को पकड़े सालार को देख के बड़बड़ा रहा था। अभी अच्छा नहीं खेल रहा? जुबैर ने इस्तेहजाजी अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती, कैडी ने बड़े मामूली अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूंगा। जुबैर ने कुछ खिफ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, उन्होंने सालार की तरफ अपने भाई को पूरा एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा। मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर
हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूं। वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। असजद दरवाजा खोलकर अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, खास बात है? हाँ, इमामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहां? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पिछले काफी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गई। पहले जैसी कोई बात नहीं रही उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद, उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े अंदाज से बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज पर रखते हुए कहा। यह तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज की वजह से ऐसा है, कभी कहती है कि अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है। हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे हो तुम लोग, तुम मामूली मामूली बात पर परेशान होने की आदत छोड़ दो। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी। कम से कम वो तो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। शकीला ने इंकिशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है। मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए। असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। उसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रुआं नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और उस रुए ने उसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। उसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तिराब था। वो उस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन उसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और वो बहुत रश अंदाज से मोटरसाइकिल को चला रहा था। उसने 2 दफा सिग्नल तोड़ा, 3 दफा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफा बाइक चलाते चलाते उसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफा दाएं बाएं देखे बगैर उसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। 1 दफा वो जिगजैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफा उसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर यकदम उसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए उसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। उसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई और वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज पर गिरा। उसे अंदाजा नहीं हुआ, उसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे।
मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग हो रहे थे और वो प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा था। दोनों की रोस्ट्रम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था। उस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ उसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रिर था और उस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ था और उसे ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था, जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से उसकी आवाज और अंदाज दोनों खासे मुतासिर कुन थे। हॉल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ उस वक्त टूटती जब फैजान के सपोर्टर्स उसे किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हॉल यकदम तालियों से गूंज उठता। आधे घंटे बाद जब वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले मिनट तक तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहाना नजर हॉल पर और सालार पर डाली और उसे तालियां बजाते हुए देखकर उसने गर्दन के हल्के इशारे से उसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो एक लहजा ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रिर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा है। मैं या दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने फैजान के चेहरे को देखा, जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे उस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हॉल में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रिर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रिर को बातें करना होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डूअर का फर्क होता है, और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार्स के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्जों की रवानी नहीं है, उसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, उस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में वो इसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था, और उसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था। उस इब्तिदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर उन जवाबात में भी उतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपनी तकरीर में लिया था। उसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फसाहत और बलागत जो पहले उसकी खूबी समझी जाती थी, उस वक्त उस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब जबानी नजर आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज या एक जुमले में देता, उसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में उसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहां मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रिर से बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया कि ये जुमला खुद सताइशी नहीं है। एतराज किया गया, नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फर्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया, वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा गया, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौम को पड़ता है, उस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज किया गया, क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो, फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा। हॉल में हंसी की आवाजें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीलियां बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं, और ये काम हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप के कितने लोग हैं? उसने पूछा। 6, उस लड़के ने कहा।